दोस्तों, आज दुनिया सिर्फ युद्धों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और सप्लाई चेन की जंग से भी बदल रही है। हर देश एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस में आगे निकलना चाहता है। पर इसी बीच एशिया की दो बड़ी ताकतों भारत और जापान ने ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में पूरे रीजन की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है या फिर एशिया में एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ठेनुआ, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। नई दिल्ली में 16वां इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची मिले। यह उनकी भारत की पहली अधिकारी यात्रा थी। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों ने कई अहम क्षेत्रों में कोऑपरेशन को और गहरा करने पर सहमति जताई। इनमें शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी और बायोगैस प्रोजेक्ट्स। अगले 10 वर्षों में बड़े निवेश का लक्ष्य है, यानी यह सिर्फ एक समिट नहीं बल्कि फ्यूचर पार्टनरशिप का ब्लूप्रिंट है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी कंपटीशन बढ़ा है। सेमीकंडक्टर्स की कमी ने पूरी सप्लाई चेन को हिला दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव ने एनर्जी सिक्योरिटी को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, और चीन की क्रिटिकल मिनरल्स पर पकड़ ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य में निर्भरता किस पर होगी। इसीलिए भारत और जापान अब समझ चुके हैं कि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास टेक्नोलॉजी, एनर्जी और की रिसोर्सेज की सुरक्षित सप्लाई होगी। यही वजह है कि दोनों देश अपने रिश्तों को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेड तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं। सबसे पहली बात एआई की। भारत के पास बड़ी डिजिटल टैलेंट पूल है और जापान के पास एडवांस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है। अगर दोनों की ताकत मिलती है तो एशिया एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी बात क्रिटिकल मिनरल्स की। मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और मिसाइल्स, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए होते हैं। अगर सप्लाई चेन सुरक्षित होती है तो दोनों देशों की निर्भरता कम होगी। इसका सीधा मतलब है कि इंडो पैसिफिक में दोनों देश अब सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन गए हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, डिफेंस कॉरपोरेशन की। भारत और जापान अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट कॉरपोरेशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इंडो पैसिफिक में दोनों देश अब सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी बन रहे हैं। इस पार्टनरशिप से भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन को पुश मिलेगा। तीसरा, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता और मजबूत होगी। चौथा, एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर होगी, खासकर क्लीन एनर्जी और बायोगैस प्रोजेक्ट्स के जरिए। और पांचवा, भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडो पैसिफिक में और मजबूत हो सकती है। अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं रहेगा, ये इकोनॉमी, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी तीनों पर दिखेगा। दोस्तों, इतिहास हमेशा युद्धों से नहीं बदलता, कई बार पार्टनरशिप से ही बदलता है। भारत और जापान की ये नई साझेदारी सिर्फ कुछ समझौतों का नाम नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि एशिया अब टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस के नए केंद्र के रूप में उभरना चाहता है। अब देखना ये होगा कि क्या यह पार्टनरशिप सच में पावर बैलेंस बदल पाएगी या फिर यह सिर्फ एक एम्बिशियस शुरुआत बनकर रह जाए। आपकी क्या राय है? क्या भारत और जापान की यह दोस्ती आने वाले समय में दुनिया की नई ताकत बन सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। फॉलो करें आदित्य ठेनुआ।